हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये है आज आपका पेपर जो आप दे के आए हैं 2025 का। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ आंसर्स जो आपको लिखने चाहिए थे। क्या पेपर आपको अटेंड आपने किया है वो आपको पता है, बट क्या करना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, आंसर्स क्या होने चाहिए थे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कितना परसेंटेज आपका पेपर सही गया, कितना नहीं। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू, वट एवर यू हैव डन, इट इज ऑलरेडी डन। ओके, सो ट्राई टू बी काम, ट्राई टू बी रिलैक्स्ड एंड नॉट टेक टेंशन कि ये गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर था, 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल थे, उसके भी मार्क्स एड ऑन होंगे। सो डू नॉट वरी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। Madhu is a student who excel in remembering facts and figures, but struggles when it comes to solving complex problem. तो स्ट्रगल करती है मधु जब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात होती है, लेकिन उसको फैक्ट्स याद रहते हैं, फिगर्स याद रहती हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की जहां बात आती है, जहां क्रिएटिविटी की बात आती है, वहां वो स्ट्रगल करती है मधु। सो अकॉर्डिंग टू आर्थर जेनसन, ये देखो उन्होंने नाम तक आपको बता दिया है कि कौन सी थ्योरी की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। आर्थर जेनसन के हिसाब से कौन सी लेवल ऑफ एबिलिटी है जो मधु पोजेस करती है। सो ये देखिए, आपका आर्थर जेनसन की लेवल 1 की आपकी प्रोसेसिंग होती है जो एसोसिएटिव लर्निंग होती है। लेवल 2 की प्रोसेसिंग है जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी होती है। हायर ऑर्डर स्किल्स होते हैं, तो हायर ऑर्डर स्किल्स जो है वो काम नहीं कर सकती है मधु, क्योंकि वो तो सिर्फ रोट लर्निंग कर सकती है। ठीक है, जितना इनपुट डालोगे उतना ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि लेवल 1 वाली एसोसिएशन है उसकी। तो मतलब इसका आंसर सी होना चाहिए, लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है जी, प्रिटी सिंपल। मैंने आपको बोला ही था चैप्टर 1 के जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो आपको करनी है। अब चलते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। इसमें रेयरिंग प्रैक्टिसेस और कोरिलेशन के बारे में बात हुई है। सो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां आइडेंटिकल ट्विंस लिखा होगा तो उसमें सेम इन्वायरमेंट की सबसे हाई ज्यादा कोरिलेशन होगी। और आइडेंटिकल ट्विंस में अब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि डिफरेंट इन्वायरमेंट है तो उसकी थोड़ी कम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा हाई आइडेंटिकल ट्विंस की होगी। तो इसमें से सबसे ज्यादा हाई नंबर कौन सा है? 0.72। तो आपको फटाफट 1 का 3 हो जाना चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 1 का 3 आपको कहीं पे 1 का 3 दिख रहा है ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर बी है। क्यों? क्योंकि 1 का 3 है। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस की सबसे ज्यादा हाई कोरिलेशन होगी। उसके बाद आएंगे आपके फटर्नल ट्विंस, तो सेकंड हाईएस्ट, यानी कि ए का हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स जिनको साथ में ही रेयर टुगेदर पले बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्रदर्स सिस्टर्स, तो 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 50 उससे कम थोड़ा। और सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन हैं और दोनों ही अलग एनवायरमेंट में पले बड़े हैं, तो उनकी तो सबसे कम मैच करेगी, मतलब 4 हो जाएगा। तो देखो, इस हिसाब से आपको फर्स्ट पे ही पता चल गया आइडेंटिकल ट्विंस का। अगर आपको ये पता है कि 72 है, 1 का 3 है, तो 1 का 3 तो किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब आपको यहीं पे टाइम सेव हो गया और पता चल गया कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, प्रिटी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्चर्स इज कंडक्टिंग अ सर्वे टू असेस द पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो एक रिसर्चर है जो पर्सनालिटी ट्रेट देखना चाहता है लोगों के, और इसलिए वो एक रिसर्च सर्वे कर रहा है। ठीक है, वन ऑफ द आइटम ऑन द सर्वे, तो जो सर्वे की लिस्ट होती है, जो आइटम है, उसमें एक आइटम है कि आई ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन नीड, कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ जब उनको जरूरत होती है। तो वो बोल रहे हैं इसमें कौन सा बायस मोस्ट लाइकली इसका इफेक्ट हो सकता है रिस्पॉन्स में। तो अगर कोई बंदा है जो चाहे हेल्प नहीं भी करता है और उसको पता है सर्वे हो रहा है, ठीक है, और तो इसमें डेफिनेटली सोशल डिजायरेबिलिटी का फैक्टर हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहेगा। उसको पता है कि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो सोशली एक डिजायरेबल ये पर्सनालिटी ट्रेट है, एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो लोग डिजायर करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट वेयर देयर आर नो स्पेसिफिक आंसर्स। ठीक है, तो क्रिएटिविटी टेस्ट के बारे में बात हो रही है। वो आपको बता रहे हैं कि क्रिएटिविटी टेस्ट में
देर आर नो स्पेसिफिक आंसर्स, ये तो हमें पता ही है। अलाउइंग फॉर फ्रीडम टू यूज वंस इमेजिनेशन, तो एक फ्रीडम भी है हमें इमेजिनेशन यूज करने की, एंड एक्सप्रेस इट इन ओरिजिनल वे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है भाई? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग रास्ते। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो वो आपको फ्रीडम देता है एक्सप्रेस करने की ओरिजिनल वे में, कोई एक स्पेसिफाइड आंसर नहीं होता। जबकि कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक आंसर होगा, कोई स्ट्रक्चर्ड स्टिमुली होगी, या कुछ बहुत एनालिटिकल होगा। तो ये सब आंसर तो क्रिएटिविटी के साथ जाते ही नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है कि फ्रीडम टू यूज वंस इमेजिनेशन। तो डाइवर्जेंट मतलब कुछ भी आंसर हो सकता है, डाइवर्सिफाइड आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर, देखो नॉट उन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना कि कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है वो एक मेजर क्रिटिसिज्म नहीं है साइकोडायनामिक थ्योरी का। They are largely based on case studies and lack rigorous scientific basis. They use small and atypical individuals as sample for advanced generation. The concepts are well defined and easily submitted to scientific testing. या फिर they face criticism for non-representative samples. तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कंसेप्ट्स जो है वेल डिफाइंड या साइंटिफिक टेस्टिंग के साथ नहीं होते। जहां तक कि हम ये साइकोडायनामिक थ्योरीज की बात करें तो उनका जो मेजर क्रिटिसिज्म है, तो वो पूछ रहे हैं नॉट, है ना, तो कौन सा नहीं है मेजर क्रिटिसिज्म? तो ये सी कि वेल डिफाइंड नहीं है, इजीली सबमिटेड टू साइंटिफिक टेस्टिंग कंसेप्ट। तो ये वाला जो है इट्स नॉट अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। नेक्स्ट आता है आपका कि असर्शन एंड रीजनिंग का। तो असर्शन है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वाइडली यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस के लिए, पर्सनल सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्हीं चीजों के लिए यूज होते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं दे प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल मेजर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। दैट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग होती है साइकोलॉजी में वो स्टैंडर्डाइज होती है, रिलायबल होती है एंड मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट वो टेस्ट करती है। तो स्टेटमेंट तो देखो दोनों ही ट्रू है, विच मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो आउट हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे ए और बी। यहाँ तो आप कहेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की ज्यादा यूज करते हैं, बट हम सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है हम उसमें जो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग की आपने पढ़ा हो, जो टीएटी के बारे में आपने पढ़ा, रोशाक के बारे में पढ़ा, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में पढ़ा, डीएपीटी के बारे में, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट के बारे में पढ़ा, ये सारे टेस्टिंग जो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये यूज नहीं करते। ठीक है, पर्सनल सिलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे टीएटी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जगहों पे रोशाक का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टिव टेस्टिंग यूज नहीं होते। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसमें ऑप्शन ए को चूज किया है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी किया होगा कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसको किस तरीके से जो है आपको सीबीएसई वाले मार्क्स देते हैं, उनके वो क्या कोट करते हैं, वो तो जब आंसर की आउट होगी तभी पता चलेगा। बट ये थोड़ा इट्स काइंड ऑफ लिटिल ट्रिकी और यू कैन से थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। सो इसमें से अगर मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि इसमें से अगर आपने ए या बी में से कुछ ऑप्शन चूज करा है देन प्रोबेबली वी नीड टू वेट एंड सी कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं, बट डेफिनेटली सी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. अ स्टडी फाइंड्स दैट इंडिविजुअल हु आर रेगुलरली एक्सपोज्ड टू हाई स्ट्रेस levels have a higher incidence of infections. Now this observation can be explained by these are your options. देखो, जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है स्ट्रेस ले लेके. उनके कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं, ठीक है, और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो एक टाइम के बाद रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देता है. तो एक टाइम के बाद ग्राफ जो है डाउनफॉल होने लगता है. तो डेफिनेटली इसका आंसर सी होना चाहिए, इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू स्ट्रेस. इसकी वजह से, क्योंकि उनका इम्यून जो सिस्टम है वो इम्पेयर्ड हो चुका है, खराब हो चुका होता है, तो इसलिए वो जल्दी उनकी बॉडी वीक हो जाती है और वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं. 8th क्वेश्चन है, अ पर्सन डिसलाइक अ टाइप ऑफ फूड. ठीक है, तो देखो, एक्सप्रेसेस नेगेटिव इमोशन ओपिनियन अबाउट इट एंड अवॉइड्स इट. सिंपल सा आंसर है इसका, अफेक्टिव बिहेवियरल कॉग्निटिव कंपोनेंट है. क्यों? क्योंकि पर्सन जो है डिसलाइक कर रहा है एक टाइप के फूड को, एक्सप्रेस भी कर रहा है अपने नेगेटिव इमोशन को, ठीक है, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट भी है. अवॉइड कर रहा है तो मतलब बिहेवियर कंपोनेंट है. और अफेक्टिव यानी कि इमोशनल कंपोनेंट तो है, क्योंकि वो सर्टन एक काइंड को फूड को डिसलाइक कर रहा है. तो ए बी सी तीनों ही कंपोनेंट है, तो इसका ऑप्शन क्लियरली डी है. 9th क्वेश्चन है, विच method of message transmission is likely to be most effective for ORS in young children. अब देखो, अगर आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन की पोलियो वाली एड आती थी, और वो एड आती थी टीवी पे. ठीक है, वो टीवी पे ऐड आती थी, और एक टाइम ऐसा आया कि जब एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था पोलियो का उस साल. ठीक है, एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था, क्योंकि इतना टीवी पे रेडियो पे इतना ज्यादा अमिताभ बच्चन बोलते थे घर घर में जाके. हालांकि जो सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई बच्चों को. तो इसमें देखो, बहुत लोगों को ए और सी में ही कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं कि मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट है या कम्युनिटी सोशल वर्कर है या डॉक्टर है. तो डॉक्टर डेफिनेटली एक बहुत रिलायबल सोर्स है, लेकिन वो बोल रहे हैं यंग चिल्ड्रन. जैसे पोलियो का एग्जाम्पल ले तो वहां तो मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट और सी दोनों का ही काफी रोल था. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में जिन्होंने ए टिक करा है या सी टिक करा है, यू हैव टू वेट एंड वॉच कि सीबीएसई आपको किस तरीके से नंबर देती है. उन्होंने अपने लिस्ट में इसको ए को करेक्ट आंसर मार्क करा है या सी में मार्क करा है. बट देखा जाए तो आई थिंक मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट विल हेल्प, क्योंकि यंग चिल्ड्रन बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, तो इट कैन हेल्प देम टू चेंज, क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एक एड भी आती थी, आई डोंट नो कौन सी ड्रिंक की, जिसमें एक बच्चा होता है और उसके सिर पे सूरज बना होता है और वो सारा एनर्जी उसका ले रहा होता है स्ट्रॉ से. ऐसे करके भी एक एड आती थी. एंड देन फिर वो एक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक की एक एड थी. तो कहने का मतलब है कि लॉट ऑफ टाइम यू गेट इन्फ्लुएंस थ्रू मीडिया. ठीक है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट से. तो जहाँ ओआरएस की बात आ रही है यंग चिल्ड्रन को उनका पॉजिटिव एटीट्यूड करने के लिए, तो डेफिनेटली मास मीडिया कैन बी अ ग्रेट सोर्स, स्पेशली आज के टाइम पे जब हर छोटा बच्चा फोन लेके बैठा हुआ है. बट सोशल वर्कर्स और डॉक्टर्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो हाउ द सीबीएसई इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स, वी हैव टू वेट फॉर दैट. बट डेफिनेटली इसका आंसर सी नहीं है और डी नहीं है. तो अगर किसी ने सी और डी मार्क करा है तो वो तो समझ जाओ कि गलती है. यहाँ बात आ रही है कि एक पीसफुल ऑडियंस एट स्पोर्ट्स इवेंट पे गई, जो कि मॉब में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, एक रेफरी ने कोई डिसीजन सुनाया जो कि कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, और जो है मॉब में कन्वर्ट हो गई ऑडियंस. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी सी. क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन हो गया अटेंशन का, और एक शेयर्ड इमोशन हो गए. ठीक है, कि मतलब रेफरी ने गलत डिसीजन सुनाया तो सारे लोग इकट्ठा हो गए, एक ग्रुप बन गया, मॉब बन गई, भीड़ बन गई कि यार ये तो गलत डिसीजन सुना दिया इसने, और लोगों को गुस्सा आ गया. तो जिन लोगों को गुस्सा आया वो सारे दे वर शेयरिंग द सेम इमोशन. ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 7 में आपको आंसर मिल जाएगा, मैं दिखा देती हूँ.
ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि देर इज अ पोलराइजेशन इन अटेंशन, ठीक है, एन एक्शन ऑफ अ पर्सन कॉमन डायरेक्शन। तो मॉब का जो बिहेवियर है होमोजेनिटी ऑफ थॉट होता है, मतलब एक जैसा सोचते हैं, बिहेवियर काफी इम्पल्सिव भी होता है मॉब मॉब का। तो ऑडियंस कैन गो इनटू अ फ्रेंजी एंड दे कैन बिकम मॉब। तो ऑडियंस जो है मॉब में टर्न हो सकती है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर सी, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शेल्डन की टाइपोलॉजी के बारे में पूछा है उन्होंने। मैंने आपको बताया था एंडो, एंडो मतलब अंडा, राउंड एंड राउंड से याद कर लो कि कैसे होते हैं। तो यहाँ पे तो थिन लिखा है, तो मतलब ये तो गलत ही है, ठीक है। वो बताना है आपको कि कौन सा सही इन्होंने लिखा हुआ है। तो बात करते हैं अगर एक्टोमॉर्फ की, तो एक्टो टी से टॉल मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एक्टो आ जाए टी आ जाए तो मतलब टॉल, और टॉल तो इन्होंने यहाँ कहीं लिखा नहीं है, मतलब ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगेन जहाँ पे एंडो मैंने बताया था राउंड एंड राउंड, यहाँ पे भी यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये इस करेक्ट आंसर है इसका। मीजोमॉर्फ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ट होते हैं, रेक्टेंगुलर और एनर्जेटिक करेजस होते हैं मीजोमॉर्फ। तो इसका आंसर करेक्ट है बी। Then next question है, a company is forming a new committee to plan a major event to ensure effective collaboration. They want a committee to function as primary group. ठीक है, प्राइमरी ग्रुप की तरह उस कमेटी को फंक्शन करना है। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो उनको हेल्प करेंगी बेस्ट टू सपोर्ट दिस गोल? डेफिनेटली अगर उनको प्राइमरी ग्रुप की तरह एक्ट करना है देन देयर शुड बी अ बी ऑप्शन, एनकरेजिंग फ्रीक्वेंट इनफॉर्मल इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, तभी तो वो ज्यादा प्राइमरी ग्रुप की तरह एक्ट कर पाएंगे। 13th क्वेश्चन है, रवि कॉन्स्टेंटली बिलीव्स ही इज अ फेलियर बिकॉज ही वंस, ओनली वंस, एक बार, सिर्फ एक बार वो परफॉर्म उसने पुअरली करा था टेस्ट पे और उसको लगता है कि वो तो फेलियर है भाई। कौन सी कॉग्निटिव प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहा है? डेफिनेटली ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है? चीजों को बढ़ा देना बहुत ज्यादा। एक बार फेल होने से उसको लगता है वो फेलियर है, मतलब हो सकता है कोई कोई इंसान बार बार फेल होता हो फिर भी उसको नहीं लगता कि वो फेलियर है, ठीक है। आपने सुना होगा ना, यू गेट अप 10 टाइम्स, यू फॉल 10 टाइम्स बट यू ऑल्सो गेट अप 10 टाइम्स ऑल्सो, कि 10 बार ही गिरो तो 10 बार उठो भी। लेकिन यहाँ तो भाई साहब जी को एक बार ही फेल होने पे लग रहा है कि वो तो बहुत बड़ा फेलियर है, तो इट मीन्स ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है बेस्ट डिस्क्राइब करता है सोसाइटल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर? देन इसका आंसर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी सी। देयर इज अगेन क्लियर कट बात है कि सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं वो हम सोसाइटी के कल्चर से डिराइव करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, और ये जो नॉर्म्स हैं दे चेंज ओवर द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर नोटिस दैट नीरज वन ऑफ द क्लास 5 स्टूडेंट है। तो ठीक है, ये आपको एज पता चल गई कि कितनी, 5वीं क्लास का बच्चा, मतलब प्रीटी यंग, ठीक है, यंग बॉय, ठीक है, लर्न्स न्यू लैंग्वेज वेरी इजिली। अब वो क्या करता है कि नई न्यू लैंग्वेज तो बहुत आसानी से सीख लेता है। लव न्यू सब्जेक्ट्स, उसको नए नए सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और सेंसिटिव भी है टुवर्ड्स चेंजेस इन द क्लासरूम। तो बताओ जो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है नीरज की, वो उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। कमेंट करना है कि मतलब लिखना है ना। किसी किसी ने वर्ड फ्लुएंसी, लिंग्विस्टिक ये लिखा होगा, ठीक है, बट उन्होंने देखो एबिलिटीज के बारे में पूछा है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि लिंग्विस्टिक है, वर्ड फ्लुएंसी है, तो ये तो एक ही एबिलिटी हुई, और क्या एबिलिटी, मतलब बाकी उसका लैंग्वेज है इजी, ठीक है, वो जल्दी सीख लेता है, बट बाकी क्या? ही लव्स न्यू सब्जेक्ट, ये भी तो आपको पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स चेंज इन क्लासरूम, ये भी पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए। तो अगर किसी ने लिंग्विस्टिक लिखा है और लिंग्विस्टिक के साथ उन्होंने इंटरपर्सनल भी लिख दिया है, आई डोंट नो फिर आपको कैसे नंबर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से दिस हैज टू बी गिफ्टेडनेस, ठीक है, वो चाइल्ड गिफ्टेड है। और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ आपके चैप्टर नंबर 1 में, इसका आंसर आपको मिलेगा।
ये देखिए चैप्टर नंबर 1 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो उनका लार्जर एक तो अटेंशन स्पैन होता है, गुड रिकग्निशन होती है मेमोरी की, प्रेफरेंस फॉर नॉवेल्टी, नॉवेल्टी का क्या मतलब होता है, न्यू चीजों के लिए, तो जैसे उसको न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है, यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर नॉवेल्टी है। एंड दे हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल चेंजेस ऑल्सो, ठीक है। अर्ली उनकी जो अपेयरेंस है लैंग्वेज स्किल की भी हो जाती है। तो मतलब डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पूछ रहे हैं और इसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको लिख देना चाहिए था आंसर में। सो द आंसर वुड बी गिफ्टेडनेस। 16th क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड अ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। तो मतलब सिंपल एटीट्यूड और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड के बीच में डिफरेंस यूजिंग द एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल भी आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही बता दिया आपको एग्जाम्पल। एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग वर्सेस एटीट्यूड टूवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। इसमें से आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं कि एक तो हेल्थ और हेल्थ एंड वेलबींग है वर्सेस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ एटीट्यूड है। कौन सा एटीट्यूड सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको बताना है और थोड़ा सा डिफाइन करना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। अगर आपको याद हो तो हमने 4 चीजें पढ़ी थी ना एटीट्यूड के बारे में। वेलेंस, एक्सट्रीमनेस पढ़ी थी हमने, सेंट्रलिटी पढ़ी थी एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी के बारे में, मल्टीप्लिक्सिटी के बारे में भी पढ़ा था। तो वही आपको यहाँ पे लिखना और ये हूबहू आपके एग्जाम्पल में से आया हुआ है बुक में, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 6 का क्वेश्चन है, लेट मी शो यू। ये देखिए सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग ये है, इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट आता है, वेलबींग का, हैप्पीनेस का आता है, फिजिकल का आता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है। वेयर एज एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ तो हमें वो पर्सन पसंद होता है या नहीं होता है, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो आपको एक एटीट्यूड सिस्टम सिंपल कब होता है, व्हेन इट कंटेन्स ओनली वन और फ्यू एटीट्यूड्स, और कॉम्प्लेक्स कब होता है जब उसमें काफी सारे मेनी एटीट्यूड्स होते हैं, मेड अप फ्रॉम मेनी एटीट्यूड्स। तो आपको ये चीज लिखनी थी उसमें, और एक एग्जाम्पल तो उन्होंने आपको दिया हुआ ही था, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल जो एक्सप्लेन करना था उसमें यही एक्सप्लेन करना था कि जैसे हेल्थ में फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, वेलबींग होती है, हैप्पीनेस होती है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन जो है मेनली उसमें शायद एक ही कॉम्पोनेंट होता है, तो इसलिए इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स वन, इट इज अ सिंपल एटीट्यूड। तो ये आपको उसमें आंसर लिखना था, 2 नंबर का था, छोटा सा एक्सप्लेन करना था। Then assess and write an impact of family and school environment on attitude formation. ये भी straight forward एकदम क्वेश्चन है। ये देखो फैक्टर्स affecting that influence attitude formation में पहला ही पॉइंट है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग विद इन अ ग्रुप। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही स्ट्रैटेजीज उन्होंने पूछी सोशल लोफिंग रिड्यूस करने के लिए। ये देख लो आपका इसका आंसर जो है, ये सोशल लोफिंग रिड्यूस करने के लिए आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं ये, और इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आपको मेंशन कर देने थे, पेज नंबर 128 पे आपको मिल जाएगा आपकी बुक के, ठीक है। तो चाहे आप उनका जैसे एफर्ट रिकॉग्नाइज करवाते या फिर टास्क की वैल्यू इंपॉर्टेंस उनको समझाते, इंक्रीज करते प्रेशर टू वर्क हार्ड, और या फिर स्ट्रेंथन करते ग्रुप की कोहेसिवनेस, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन उनको फील करवाते इंपॉर्टेंट। तो मतलब ये इसमें से कोई भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने थे सोशल लोफिंग के लिए और आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन असर्टिवनेस इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि असर्टिवनेस कैसे इम्पैक्ट करती है इंडिविजुअल के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। देन अगेन ये चैप्टर नंबर 3 से लिया हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रेस मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसमें आपको ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे लिखना था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से ये पढ़ा हो तो ये असर्टिवनेस वाली चीज आपको उसमें आंसर में लिखनी थी 2 नंबर में, एंड आपका आंसर हो जाता। ये लाइफ स्किल्स में हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने लाइफ स्किल्स में पढ़ी भी। कम से कम जो जितना मैंने हाईलाइट करा है इतना तो आपको पार्ट लिखना ही चाहिए था। सो दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट द रोल ऑफ कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स इन फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग द कोहेसिव ग्रुप। तो कॉमन मोटिव्स और गोल्स जो होते हैं ग्रुप को कोहेसिव रखने में क्या रोल अदा करते हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 से आपका लिया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें आपको क्या लिखना था। ये देखो, ये ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर आता है आपका कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। तो ये चीज आपको इसमें यहाँ पे लिखनी थी कि अगर हमारे जो कॉमन मोटिव्स होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं, तो दे पीपल जस्ट गेट टुगेदर, और ये उनके पर्सनल जो उनके फैसिलिटेट करता है गोल अटेनमेंट के लिए। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते थे कि जैसे अगर आपको स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और आप ये अकेले नहीं कर सकते हो, तो आप एक ग्रुप फॉर्म करते हो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का, जो आपकी आपकी जैसी सोच रखते हैं जो, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टार्ट टीचिंग दीज चिल्ड्रन, ठीक है, बिकॉज एक ग्रुप में एक जैसे लोग हैं और उनका मोटिव सबको सोसाइटी में हेल्प करना है, तो हेल्प करना इजी हो जाएगा। एक अकेला बंदा उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितनी सब मिलके कर पाएंगे। सो यू हैव बीन एबल टू अचीव जो आप अकेले अचीव नहीं कर पाते। तो ये चीज आप लिख के ये 2 नंबर में आप एक्सप्लेन कर सकते थे। दिस इज द आंसर। अब आ जाते हैं आपके सेक्शन नंबर सी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट हु हैंडल स्ट्रेस वेरी वेल। तो मतलब एक ऐसा क्लाइंट जो कि स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ही रिमेन्स हेल्दी, स्ट्रेस होने के बाद भी, जैसे आपने एमसीक्यू में भी देखा था ना कि इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी पावर लो होने की वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। लेकिन आप एक ऐसे, यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट जिसका स्ट्रेस लेवल काफी हाई है बट फिर भी वो हेल्दी ही रहता है। हाउ वुड यू इवेल्युएट एंड सपोर्ट देयर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस सो इफेक्टिवली। तो ये चैप्टर नंबर 3 का है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, और इसमें आपको लिखना था स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, जो कि कोसाबा ने हमें दिया है, जहां पे उन्होंने 3 C's के बारे में बात किया। ओहो, 3 C's के बारे में बात किया है, ठीक है। सो जहां उन्होंने 3 C's के बारे में बात किया है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ये आपको लिखना था। आई होप आपने इसमें ये ही लिखा है, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा आपको चीजों को एक्सप्लेन तो करना ही था, क्योंकि यहाँ पे अब ये मार्क्स बढ़ गए हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा तीनों C's के बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट एंड परसेप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन 17th सेंचुरी। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से PYQs में भी ये मैंने करवाया हुआ है, ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 4 से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें आपको क्या पॉइंट्स लिखने थे। हाँ जी, तो ये रहा आपका एज एंड एनलाइटनमेंट, और इसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने थे कि साइंटिफिक मेथड रिप्लेस द फेथ एंड डॉगमा एज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। सेकंड पॉइंट आपको लिखना था ग्रोथ ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देन रिफॉर्म्स हुए थे, इस्लाम्स वर इनिशिएटेड थे, एंड डीस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ था। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स बना के आप इसमें आंसर में लिख सकते थे। दिस वाज योर आंसर, okay. Then next is question number 22, analyze the relationship between intelligence and creativity based on Terman's research finding। तो टर्मैन की जो रिसर्च की फाइंडिंग्स थी उसके बेसिस पे आपको इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में उन्होंने क्या फाइंड आउट करा। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लिया हुआ क्वेश्चन है, एंड इसमें आपको क्या लिखना था, इसमें आपको लिखना था ये जो टर्मन की फाइंडिंग्स हैं रिसर्च की बारे में लिखना था कि उन्होंने ही फाउंड कि विद हाई IQ were not necessary to be creative. At the same time, creative ideas can come from person who did not have very high IQ. तो ये एक वैलिड पॉइंट था, और इंटेलिजेंस जो है बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी। ये पॉइंट्स आपको वैलिड पॉइंट्स थे, ये आपको लिखने थे। ऑब्वियसली आप इसे थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट करके लिखेंगे क्योंकि मार्क्स 3 थे, 3 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन था, और वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसको एक्सपैंड करना था, बट दिस इज द थिंग दैट यू शुड हैव रिटन।
देन आया आपका बी पार्ट की इवैल्यूएट करो गार्डनर का व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिव टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे चैलेंज करता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस जो एक सिंगुलर इंटेलिजेंस जो है एक सिंगुलर यूनिफाइड इंटेलिजेंस मानता था। ट्रेडिशनली इंटेलिजेंस को एक सिंगुलर यूनिफाइड इंटेलिजेंस मानते थे कि एक ही तरीके की इंटेलिजेंस होती है। उसको कैसे चैलेंज किया उसने, और इंडिपेंडेंट और इंटरैक्टिव टाइप चैलेंजेस। तो गार्डनर की बेसिकली थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपको इसमें लिखनी थी। ठीक है, और क्या लिखना था मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको यहाँ पे तो सबसे पहले आपको, अगर आपने ये पॉइंट लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको लाइन लिखनी चाहिए थी कि गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने सजेस्ट करा कि इंडिविजुअल डू नॉट ओनली अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट बट दे ऑल्सो एक्टिवली शेप एंड मॉडिफाई इट। ठीक है, अब ये कोई अब आपने कैसे अटेंड करा है वो अलग चीज है, बट मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि ये पॉइंट्स मेंशन होते तो अच्छा होता, दैट आई एम टेलिंग यू। फिर आप लिखते कि ये जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस जो है एक सिंगल एंटिटी नहीं है। दे ईच इंटेलिजेंस जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, और मल्टीपल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। गार्डनर ने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं जो वर्क करते हैं टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आप लिख देते और नाम तो मेंशन जरूर करते, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव मेंशन ऑल द नेम्स। सिर्फ नेम्स तो आपको मेंशन कर ही देने चाहिए थे। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था। और सेक्शन सी का आप लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज अशोक हु सफर्स फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी से कोई ग्रसित है, उनको सफर कर रहा है, इज कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव थेरेपी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो कैसे अपने करंट ट्रीटमेंट के साथ, तो ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन नहीं चल रही है, कोई साइकेट्रिस्ट के साथ करंट ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, एक उनका मेडिकेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के लिए अगर वो सोच रहे हैं तो अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए बताइए कि कौन सा उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल थेरेपी होगी ऑल्टरनेटिव थेरेपी में से। तो ये चैप्टर नंबर 5 से लिया हुआ है, थेरेपेटिक अप्रोचेस से क्वेश्चन। और इसमें अगर आपने सुदर्शन क्रिया योगा के बारे में लिखा है, ठीक है फाइन, बट आपको लिखना था, जो यहाँ पे मेंशन करना था वो था कुंडलिनी योगा। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी योगा जो है, ऐसा यूएसए ने बताया है कि कुंडलिनी योगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए काफी इफेक्टिव साबित हुआ है। साथ में कुछ प्राणायाम्स आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ मंत्रा चैंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो विपस्सना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो कि 10 डे बेस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम है। ये भी आपको जो इमोशनल स्टिमुली है उसको प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, बेटर प्रोसेसिंग करेंगे आप इमोशनल स्टिमुली को, hence it will help in preventing the basis for processing of these biases for these stimuli. So इसका आंसर था आपका कुंडलिनी योगा with प्राणायाम, breathing exercises, chanting mantras, vipassana meditation. This was the answer. सेक्शन डी पे आ चुके हैं हम। सेक्शन डी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टेक्नोलॉजिकल and integral approaches to intelligence. Also discuss the cultural factors that influence these perspective. 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आई एम श्योर मैंने पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले भी, और इसमें आपको इंट्रीगल इंटेलिजेंस से ही समझ जाना चाहिए था कि इंडियन ये चैप्टर नंबर 1 से लिया हुआ क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस जो इंडियन ट्रेडिशन में है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रीगल इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन के बारे में इंट्रीगल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो कि जेपी दास ने दी है। तो ये आपको बुद्धि के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहिए था। देन यू शुड हैव कल्चर के बारे में, क्योंकि बात हो रही है तो मैंने ये सब पॉइंट्स पहले लिखवाए हुए हैं और डिस्कस करा हुआ है कि कैसे जो है वाइगॉट्स्की ने भी हमें बताया था कि कल्चर इम्पैक्ट करता है हमारे उसको इंटेलिजेंस को। और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में भी मैंने ये सारा जो हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने आंसर्स पहले पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो दिस इज हाउ आपको मिला जुला के थोड़ा सा यहाँ से लेके थोड़ा सा वहां से लेके आपको आंसर मिला के लिखना था, पॉइंट्स लिखने थे। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज अच्छे से करी होगी, देखी होगी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको ये आंसर अच्छे से अटेंड आपने किया होगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मनोज और सुनील जो हैं दो मैनेजर्स हैं एक कंपनी में, ठीक है, और जो मनोज है उसकी हायर इमोशनल इंटेलिजेंस की कंट्रीब्यूट करती है उसकी पॉपुलैरिटी के लिए अमंग उसके कोलीग्स के बीच में एज कंपेयर टू सुनील हु लैक्स दीज क्वालिटीज। तो आपको बेसिकली ईआई के बारे में मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे लिखना है। अगेन चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि चैप्टर 1, 4 एंड चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अच्छे से ये सब पढ़ा था तो डेफिनेटली आपने अटेंड किया होगा अच्छे से क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखना था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो सेवर एंड मेयर है इनकी डेफिनेशंस आपको ये वाली देनी थी ईक्यू के बारे में कि इमोशनल जो इमोशनल हमारा क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये बताने के लिए आप ये जैसे फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल, ये यहाँ से भी आप कुछ लिख सकते थे क्योंकि वो आंसर आपका ज्यादा बड़े मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आई गेस। तो आपको फिर एक्सपैंड करना था आंसर को, यस 4 मार्क्स का है तो एक्सपैंड करना था, तो आप अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब 4 मेथड्स थ्रू विच एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, मतलब बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से। देखो इस बार कोई उन्होंने टेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधी सीधी चीजें पूछी हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है। ये चैप्टर नंबर 6 में प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन है, ये आपको लिखने थे। इसमें से कोई भी आपको 4 पॉइंट्स लिखने थे, या तो एटीट्यूड बाय एसोसिएशन लिख देते आप, या फिर आप लिख सकते थे कि बीइंग रिवॉर्ड एंड पनिश्ड, मॉडलिंग के थ्रू हम एटीट्यूड कर सकते हैं, एक्सपोजर फॉर्मेशन के थ्रू एटीट्यूड बना सकते हैं, ठीक है, और एटीट्यूड थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स बना सकते हैं। तो एनी 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर अ साइकोलॉजिस्ट असेसिंग पर्सनालिटी, तो मतलब पर्सनालिटी आप असेस कर रहे हैं और इमोशनल स्टेट ऑफ अ न्यू क्लाइंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात हो रही है, पर्सनालिटी की बात हो रही है। यू डिसाइडेड टू यूज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बहुत सारे स्कूलों में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट करवाते भी हैं प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिकल के लिए, और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट तो नहीं करवाते, पर सेंटेंस कंप्लीशन करवाते हैं। नाउ डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज दीज टेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू माइट गेन फ्रॉम दीज टेस्ट। देखो हर बारी हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो न्यू क्वेश्चंस होंगे, जो PYQs में नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो नया वो ऐड करेंगे हर साल, ठीक है। तो लेवल भी थोड़ा अपग्रेड करेंगे, और लेवल नहीं भी अपग्रेड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ओनली फ्यू पीपल कैन स्कोर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से किया था, क्योंकि मैंने बोल बोल के थक गई थी कि चैप्टर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ा था और ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा था तो आपने अटेंड किया होगा। चैप्टर नंबर 2 में आपको इसके अंदर क्या लिखना था बेसिकली, कि जैसे ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या बताता है, ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, पहले तो बात ये है, ठीक है। फिर आपने इसमें इस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में ये लिखना था इसमें कि इट इज हेल दैट द टाइप ऑफ एंडिंग्स, कि जिस तरीके के हम एंडिंग्स यूज करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन में, वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, उनका एटीट्यूड, उनकी मोटिवेशन, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताती है। और ये टेस्ट प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट को विद सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू रिवील द अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशन, रिवील करता है उनकी, ठीक है। और बेशक ये एग्जाम्पल्स नहीं देते, पर ये चीजें लिखनी आपको जरूरी थी। और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट भी बता देती हूँ मैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, ये तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको लिखना है, पर आफ्टर कंप्लीशन सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू फिगर आउट, और सब्जेक्ट का हम कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, कि मतलब अगर ओमिशन है फेशियल फीचर्स की तो ये क्या सजेस्ट करता है, कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये क्या फिगर आउट कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें ये 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने थे कि graphic emphasis on neck suggests lack of control over impulses. अगर प्रोपोर्शनेट है, लार्ज हेड है, सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज, या प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स है। सो ये 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे, ये आपको पता चलता एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते थे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती ड्रॉ पर्सन टेस्ट से और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट से, तो उसमें ये पॉइंट्स लिखने थे। सेकेंड 27 क्वेश्चन है मीरा हैज एन इंटेंस इरैशनल फियर। देखो इंटेंस इरैशनल फियर है स्पाइडर का, एंड एक्सपीरियंस सडन एपिसोड ऑफ
इंटेंस टेरर विद ब्रेथलेसनेस हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम एंड सजेस्ट अ कोपिंग स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने बता ही दिया कि 2 टाइप के आपको एंजाइटी डिसऑर्डर लिखने हैं और एक कोपिंग स्ट्रैटेजी लिखनी है। तो ये भी सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से। तो क्योंकि उन्होंने आपको 2 पूछा है, 2 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर पूछा है, तो इसमें आप पैनिक और फोबिया दोनों ही लिख के आ सकते थे क्या, आना ही चाहिए था क्योंकि 2 पूछे हैं उन्होंने, ठीक है। और एक कोपिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने पूछी है। तो ये रहा आपका पैनिक डिसऑर्डर। यहाँ से आप पैनिक डिसऑर्डर के बारे में लिख सकते थे कि यहाँ पे आपको वो चोकिंग, गोइंग क्रेजी, ट्रेम्बलिंग, डिजीनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। एंड देन यू कुड हैव रिटन अबाउट फोबिया ऑल्सो। स्पेसिफिक फोबिया में आप लिख सकते थे, ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया लिख सकते थे डेफिनेटली आप फोबियाज के अंदर। और इरेशनल फियर ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इरेशनल फियर्स हैं, ठीक है। क्लोज स्पेसेस का भी होता है, अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं, ठीक है। सो ये आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, जैसे इसमें उन्होंने 1 कोपिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा है, तो इसका जो आंसर था, इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलता, थेरेपेटिक अप्रोचेस में। कोपिंग स्ट्रैटेजी आप इसमें क्या लिख सकते थे, इसमें आप लिख सकते थे स्काई के बारे में। कैसे? ऐसे कि यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है सुदर्शन क्रिया जो है, क्रिया योगा स्काई जो है, ये एंग्जाइटी में भी हेल्पफुल होता है। तो डेफिनेटली आपको 1 टेक्निक ही बतानी थी, तो वो आप उसमें आप स्काई के बारे में लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉइड के बारे में कि फ्रॉइड ने कैसे एक्सप्लेन करा है स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल चेंजेस इन पर्सनालिटी ओवर अ पर्सन्स लाइफ टाइम। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ईच stage and discuss the impact of encouraging problem at any stage on personality development। तो आपको यहाँ पे stages of personality development लिखनी थी, फ्रॉइड ने जो दी है चैप्टर नंबर 2 में, ओरल स्टेज और एनल स्टेज। ये देखो, तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रॉइड, ये लिखना था आपको कि जो इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी हैं, ओरल स्टेज दी हैं। और यहाँ पे आपको ये चीज स्पेशली मेंशन करनी थी कि अगर कोई अटक जाता है इस स्टेज में, तो उनको लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम दे फेस, as an adult who consider the world a bitter place probably has difficulty during the oral stage of development। तो ये चीज आपको मेंशन करनी थी। देन ऐसे ही एनुअल स्टेज के बारे में आपको लिखना था और फर्दर स्टेजेस के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट जो है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल के साथ बताना है, जैसे हंटिंग गैदरिंग है या एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, तो कैसे। तो अगर आपको याद हो तो इसमें हमने बताया था कि फ्लोरा एंड फौना किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमें, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देती, ये देखो, आपको सेकेंड चैप्टर में ये कल्चरल अप्रोच के बारे में लिखना था, ठीक है, कि कैसे हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है, कि वहाँ पे लेबर का डिवीजन कैसे होता है, सोशल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लेबर का डिवीजन कैसे होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे वो है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस को भी इम्पैक्ट करता है। तो लोगों के जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, बिहेवियर स्टाइल्स हैं, वैल्यू प्रायोरिटीज हैं, वो सब इन चीजों से स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। तो इस कल्चरल अप्रोच जो है, इसके बारे में आपको ये चीजें लिखनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ कोर स्कीमास। कोर स्कीमा के बारे में बात हो रही है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में बात हो रही है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में बात हो रही है, इरेशनल बिलीफ के बारे में बात हो रही है। तो सब कुछ कॉग्निटिव उससे ही जुड़ा हुआ है। इन कॉग्निटिव थेरेपी, लो उन्होंने लिख भी दिया है कि कॉग्निटिव थेरेपी है। अब कौन सी कॉग्निटिव थेरेपी है, ये आपको इन हिंट से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एरन बेक की थेरेपी की बात हो रही है। ये चैप्टर नंबर 5 से लिया हुआ क्वेश्चन है, थेरेपेटिक अप्रोचेस। एरन बेक ने जो यहाँ पर हमें थेरेपी दी थी, कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक, उसके बारे में आपको लिखना था। यहाँ पे आपको क्या लिखना था, ये सारे पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं आपको लिख के आने चाहिए थे। कोर्स स्कीमास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो कैसे बात हो रही है, उनसे हमारा कैसे जो है इरेशनल बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वी स्टार्ट बिलीविंग स्टूपिड थिंग्स।
जैसे आई एम नॉट वांटेड करके है, या नोबडी लव्स मी, और आई एम अगली, स्टूपिड, इस तरीके से जो चीजें हैं ये किस तरीके से हमारे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स बन जाते हैं, ये चीज आपको लिखनी चाहिए थी। ठीक है, देन उसके बाद आपको डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं, ये चीज लिखनी चाहिए थी। सो दीज आर द थिंग्स की आपको लिखनी चाहिए थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 की एथिकल स्टैंडर्ड्स, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि जिनको साइकोथेरेपिस्ट को अडहर करना चाहिए, और वो कैसे इफेक्टिवनेस में एक्सप्लेन भी करना है आपको कि हाउ ईच स्टैंडर्ड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी एंड इंश्योर करता है वेलबींग ऑफ अ क्लाइंट। ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एकदम। इसमें आपको लिखने थे एथिक्स इन साइकोथेरेपी, ये 6 पॉइंट्स आपको लिखने थे, लेकिन इन 6 पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको बताना था अपना दिमाग लगा के कि ये कैसे हेल्प करेंगे क्लाइंट की हीलिंग में। तो ये जो यहाँ पे जो हीलिंग के फैक्टर्स दिए हुए हैं वो आप वहां से आप ले सकते थे। ठीक है, ये जैसे आपको ये कंट्रीब्यूटिंग हीलिंग कैसे होगी साइकोथेरेपी के थ्रू फैक्टर्स हैं, तो उसमें एथिक्स भी एक फैक्टर है, और उसमें से आपको थोड़ा इन 6 पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। दिस वॉज द क्वेश्चन। तो देखो, बोर्ड में आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही कुछ न्यूनेस नहीं हो और एकदम घिसा पिटा सा पेपर हो, तो ऐसे तो नहीं होता। तो डेफिनेटली दे एड ऑन फ्यू थिंग्स, डेफिनेटली। ठीक है, अब आपकी बची है 2 केस स्टडीज, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम केस स्टडीज की बात करें तो ये भी प्रेटी सिंपल है, चैप्टर नंबर 3 से है ये केस स्टडी, स्ट्रेस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, और वो भी सिर्फ 1 मार्क्स का है, कि व्हाट इम्पैक्ट कैन सोशल स्ट्रेस हैव ऑन इंडिविजुअल। सोशल स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी इंडिविजुअल पे। देखिए, वैसे तो आपकी जो बुक में है सोशल स्ट्रेस के बारे में बताया हुआ है, ये देखिए सोशल स्ट्रेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बताया हुआ है कि सोशल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, और अगर आपने इसमें से कुछ लिखा है, कुछ डिफाइन करा है कि जो है सोशल स्ट्रेस जो है दीज आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल, अगर इतना सा लाइन लिखा है डिफाइन करने के लिए तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। तो आपने अगर यहाँ से ये लिखा है कि सोशल स्ट्रेस जो है इट कैन लीड टू रेंज ऑफ ऑब्जर्वेबल मेजरेबल रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू हेल्थ आउटकम, तो ये 1 मार्क्स में चलेगा। देन सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट 2 कॉजेज ऑफ सोशल स्ट्रेस इन डे टू डे लाइफ। सोशल स्ट्रेस के 2 कॉजेज लिखने हैं। इसमें आप सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में से लाइफ इवेंट्स लिख सकते हैं, और हमारे डे टू डे की जो हैसल्स होती है एवरी डे की जैसे डेली हैसल्स हैं, ठीक है, तो वो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते थे। सो ये वाला जो क्वेश्चन, ये आपका पैराग्राफ है, ये चैप्टर 4 को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। ऑल्सो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, दोनों से ही है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव पैराग्राफ, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर मोर लाइकली टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उन्होंने लिखा हुआ ये क्लियरली ऊपर दिए गए पैराग्राफ में से आप बताइए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ऐसे लोग जो पुअर है, मतलब पावर्टी है, वायलेंस है, डिसेबिलिटी है, इनइक्वालिटी के शिकार हैं। सो पीपल हु आर एक्सपोज टू एडवर्स सर्कमस्टांसेस लाइक दीज are at higher risk of developing mental health conditions। ये आपका आंसर था। State 2 steps which are helpful in addressing the concern of mentally health people। ये चैप्टर 5 में जो रिहैबिलिटेशन वाला है ना, वहां से आप इसमें लिख सकते थे। और अगर आपने वहां से नहीं लिखा है तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते थे। ये जैसे रिहैबिलिटेशन वाला है ना आपका चैप्टर नंबर 5 में, तो ये कुछ कंसर्न्स होते हैं मेंटली, जो इलनेस से जूझ रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम रिहैबिलिटेशन करते हैं। और एम ऑफ रिहैबिलिटेशन हमारा यही होता है कि उनको एम्पावर कर सके, वापस वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी में। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं हम, सोशल स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, वोकेशनल थेरेपी हम कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके का आंसर कुछ नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है, आपने अगर ये वाला पैराग्राफ में से आंसर कुछ लिखा है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सो दिस वाज इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा रहा आपका पेपर। अब
मुझे बताइएगा एंड या जो भी हो गया वो हो गया। चिल करो, रिलैक्स करो, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। आई एम श्योर यू विल secure good marks. So just wait. Okay, I'll see you next time. Bye.